नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन दावेदार डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कल हुए हमले की खबर दुनिया भर में आज भी सुर्खियों में रही है। लगातार क्या है ट्रंप की स्थिति, उनकी तबीयत कैसी है, इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। बहुत से ट्वीट्स भी आ रहे हैं। अमेरिका में इसे लेकर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। कोई इसे राजनीतिक साजिश मान रहा है तो किसी का कहना है कि ये ट्रंप की सुरक्षा में सीक्रेट सर्विस की नाकामी का उदाहरण है। हमले के पीछे गहरी साजिश देखने वाले कुछ लोग तो ये भी मान रहे हैं कि कहीं खुद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ही इस हमले के पीछे तो नहीं है। इस सब का हम करेंगे विश्लेषण आज, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए पेंसिल्वेनिया में हुए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पहली तस्वीर अब सामने आई है। अपने एक कान में पट्टी लगाए ट्रंप अमेरिका के मिलवॉकी शहर पहुंच गए हैं। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने के लिए कल अमेरिका के मिलवॉकी में रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन होने जा रहा है। उसी में ट्रंप को हिस्सा लेना है। इस सम्मेलन में 2 दिन देरी से जाने का पहले फैसला ट्रंप ने किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना फैसला पलटा और कहा कि बिना देरी किए वो रविवार को ही मिलवॉकी पहुंच गए। इस कन्वेंशन के दौरान ही ये सामने आएगा कि रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप पर हुए हमले पर किस तरह का रुख अख्तियार करती है। औपचारिक बयान रिपब्लिकन पार्टी का इस कन्वेंशन से निकलकर सामने आ सकता है और ये स्पष्ट होगा कि 4 महीने बाद होने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कल हुए हमले को लेकर कितना उसका असर दिखाई देता है, कितना रिपब्लिकन इसको मुद्दा बनाते हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि इस हमले के बाद राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की दावेदारी अब और भी मजबूत बताई जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में यह भी साफ होगा कि पार्टी ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे बनाने वाली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि इस कन्वेंशन की सुरक्षा में किसी तरह की कसर ना छोड़ी जाए। तस्वीरें सुबह से आई हुई हैं। मिलवॉकी में कन्वेंशन सेंटर के आसपास जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दरअसल बाइडेन की चिंता बहुत वाजिब भी है। पेंसिल्वेनिया के बटलर इलाके की रैली में कल हुए हमले में डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से वो बाल बाल बचे, वो अपने आप में एक चमत्कार ही उसको कहा जा सकता है। हमलावर की गोली ट्रंप के दाएं कान को जख्मी करते हुए निकल गई थी। उनका सिर गोली का निशाना बनने से बहुत करीब से बचा था, बाल बाल आप कह सकते हैं। हमले में भीड़ में खड़े एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमले के बाद ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। लेकिन उससे पहले ट्रंप अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए ये जताने से नहीं डरे कि वो बिल्कुल डरे नहीं हैं। ट्रंप लगातार बोलते रहे फाइट फाइट फाइट, यानी मौके को हमको लड़ना है, हमको लड़ना है, हमको डरना नहीं है, हमको झुकना नहीं है। उस मौके की तस्वीरों को वहां मौजूद मीडिया के लोगों और आम लोगों ने अपने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। और ये जो तस्वीर आपके सामने है जिसमें वो मुट्ठी भींचे हुए हैं, जो वायरल है, वो आप कह सकते हैं कि ट्रंप के इस चुनावी कैंपेन की सबसे ताकतवर और मजबूत तस्वीर कही जा रही है। एक बार आप भी देखिए अलग अलग पहलुओं से उस मौके की तस्वीरें जब ट्रंप बस बाल बाल बचे थे। Take a look what happened. हमारे फॉरेन अफेयर्स के एडिटर उमा शंकर सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले का हर तरह से विश्लेषण किया है। ये आपको उमा शंकर की रिपोर्ट देखनी चाहिए जिसमें वो ग्राफिकल तरीके से समझा रहे हैं कि कैसे ट्रंप ने अगर जरा सी अपने सर को नहीं टेढ़ा किया होता तो कल सीधा उनका सर निशाने पर था। हमलावर की गोली से कैसे बचे ट्रंप? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर चली गोली से उनका बचना किसी करिश्मे से कम नहीं। हमलावर ने कई गोलियां चलाईं। इनमें से एक गोली ट्रंप के कान के बाहरी हिस्से को छेदती हुई निकल गई। अगर गोली आधा सेंटीमीटर भी अंदर की तरफ आती तो सीधे ट्रंप के सिर के पीछे के हिस्से को चीरती हुई निकलती। लेकिन आखिर ट्रंप कैसे बाल बाल बचे, इसे ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं।
ये ग्राफिक्स खुद ट्रंप के उस बयान पर आधारित है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वे सिर नहीं हिलाते तो गोली उनकी जान ले लेती। उन्होंने अपना सिर अपनी रैली में एक बड़े स्क्रीन पर लगे अवैध इमिग्रेशन से जुड़े डाटा को देखने के लिए घुमाया और उसी समय सनसनाती हुई गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं जब मंच से ट्रंप भाषण दे रहे थे और गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। अब इसी वीडियो की गति को धीमा कर देखने की कोशिश करते हैं कि जब गोली ट्रंप के पास पहुंची तो उनका रिएक्शन कैसा था। देखिए, गोली की गड़गड़ाहट के साथ ही ट्रंप ने खतरे को भांपा। वे भाषण देते हुए रुके और उनका सिर झटके से एक तरफ हल्का सा झुकता है और गोली उनके कान को छूती हुई निकल जाती है। इसे थोड़ा और धीमा कर देखिए। इस वीडियो के बाद ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि ट्रंप के सिर झटकने ने कैसे उनकी जान को बचा लिया। ट्रंप का सिर अगर पहले की तरह ही सीधा रहता तो गोली इस तरह से उनके सिर के पीछे के हिस्से को भेदती निकल जाती। लेकिन क्योंकि ट्रंप ने सिर को हल्का सा झटक लिया था, इसकी वजह से उनका सिर गोली की लाइन से कुछ मिलीमीटर दूर हट गया और गोली कान को छूती निकल गई। अब एक बार फिर पहले स्लो मोशन में वीडियो को देखते हैं और फिर दोनों ग्राफिक्स के जरिए एक के बाद एक अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह ट्रंप का बिल्कुल आखिरी क्षणों में सिर को घुमाना उनकी जान बचा गया और बाकी काम स्नाइपर ने कर दिया। गोली चलाकर हमलावर को ढेर कर दिया और ट्रंप की जान बच गई। ट्रंप पर हुए इस हमले के पीछे जो हमलावर है वो पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला 20 साल का टॉमस मैथ्यू क्रुक्स है, जिसे हमले के तुरंत बाद यूएस सीक्रेट के एजेंट्स ने ढेर कर दिया। इस हमले की अब हर पहलू से जांच चल रही है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेज कहां पर था और हमलावर कहां पर था। आप देख सकते हैं कि ट्रंप के मंच से महज 140 मीटर यानी करीब करीब 400 फीट की दूरी पर एक छत पर हमलावर घात लगाकर बैठा हुआ था और उससे काफी पास एक और इमारत की छत पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर एजेंट जो थे, स्नाइपर हाथ में लिए, वो बैठे हुए थे, जिन्होंने ट्रंप पर हमला करने वाले हमलावर को तुरंत मार गिराया। इसी से कई सवाल सामने आए कि क्या ऊंची इमारत पर मोर्चा लिए सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स को हमलावर नहीं दिखा या उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया था। इस बीच ऐसे कई वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें दिख रहा है कि ट्रंप के मंच से महज 140 मीटर दूर हमलावर क्रुक्स अमेरिकन ग्लास रिसर्च बिल्डिंग की एक छत पर लेटकर मोर्चा लिए हुए था और ट्रंप को निशाना बना रहा था। सोशल मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छत के आसपास के कुछ लोगों ने इसे लेकर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को सतर्क भी किया, जानकारी भी दी, लेकिन वो समय पर वो एजेंट्स कोई कदम उठाने में नाकाम रहे थे। यही नहीं, ट्रंप की सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस के कुछ स्नाइपर्स आसपास की ऊंची इमारतों में मोर्चा लेकर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने भी इस हमलावर को समय रहते ना देख पाए ना इसको रोक पाए। यह भी सवाल उठ रहा है कि ट्रंप की रैली के इतने पास एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचने की इजाजत हमलावर को कैसे दे दी गई। इसी सब का नतीजा यह हुआ कि हमलावर ने ताबड़तोड़ कई गोलियां दाग दी। एक गोली ट्रंप के दाएं कान को छेदते हुए निकल गई। बटलर की इस रैली में क्रुक्स ने जैसे ही एक छत के ऊपर से फायरिंग शुरू की, सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने उसे मौके पर ही जवाबी फायर में ढेर कर दिया। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के मुताबिक क्रुक्स ने जिस गन का इस्तेमाल किया था वो है AR स्टाइल सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी, जिसे कानूनी तौर पर खरीदा गया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि हथियार क्रुक्स के पिता ने खरीदा था। हमले के बाद जांच टीम ने क्रुक्स के कान में एक संदिग्ध डिवाइस भी पाई है, जिसकी जांच चल रही है। जांच एजेंसियां क्रुक्स के फोन के डेटा की भी जांच कर रही हैं। साफ है, अमेरिका में इस मामले की बहुत ही गंभीरता से जांच अब शुरू हो चुकी है। The American people can rest assured that we will leave no stone unturned as we work to get to the bottom of what happened yesterday. I want to reiterate that the violence that we saw yesterday is an attack on our democracy itself. The Justice Department has no tolerance for such violence,
And as Americans, we must have no tolerance for it. This must stop. याद रहे पेंसिल्वेनिया, जहां बटलर जिस इलाके में ये हमला हुआ, वो उस पेंसिल्वेनिया में सरकार जो है वो ट्रंप विरोधियों की यानी बाइडेन की पार्टी की, डेमोक्रेट्स की वहां पर स्थानीय सरकार है। इसलिए मामले पर राजनीति भी जमकर इस वक्त चल रही है। एक बात और ख़ास बात है कि हमले के बाद अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या हमलावर का मकसद रहा होगा। पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर के मुताबिक क्रुक्स का सेना से भी कभी कोई संबंध नहीं रहा। अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक शूटर क्रुक्स अकेला ही काम कर रहा था, लोन वुल्फ इसको कहा जा रहा है अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक, और वो किसी विचारधारा से जुड़ा भी मोटे तौर पर नहीं पाया गया है। उसकी राजनीतिक पसंद और नापसंद क्या थी, ये भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ समाचार रिपोर्ट के मुताबिक वो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में रजिस्टर्ड वोटर था, यानी ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन का ही वो समर्थन था। लेकिन साथ ही ये भी पता चला उसके बारे में कि उसने डेमोक्रेट से जुड़ी कमेटी को भी कुछ डोनेशन दिया था, दान दिया था। We are investigating this as an assassination attempt, but also looking at it as a potential domestic terrorism act. So our counterterrorism division and our criminal divisions are working jointly together to determine the motive in this case. इस बीच हमलावर क्रुक्स के इतिहास को भी खंगाला जा रहा है और इसके लिए उसके रिश्तेदारों, करीबियों और साथ पढ़ने वालों से सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पूछताछ कर रहे हैं। समाचार एजेंसियों के मुताबिक क्रुक्स ने के पूर्व सहपाठियों ने उसे एक शांत विद्यार्थी बताया था जो अक्सर अकेला रहता था। वो सामाजिक तौर पर काफ़ी रिजर्व रहता था। क्रुक्स के एक सहपाठी ने बताया कि बाकी छात्र अक्सर क्रुक्स को परेशान करते थे, उसे काफ़ी बुली किया करते थे, तंग किया करते थे, उसके पहनावे का मजाक उड़ाया जाता था। द टाइम्स के मुताबिक क्रुक्स एक नर्सिंग होम में काम कर रहा था और शूटिंग में उसकी भूमिका को देखकर वो संस्था भी अब हैरान है। अभी तक की जांच में यह भी सामने नहीं आया कि क्रुक्स मानसिक सेहत से जुड़ी किसी दिक्कत से तो नहीं जूझ रहा था। क्रुक्स ने दरअसल जहां से निशाना साधा वो किसी पेशेवर का काम लगता है। तो क्या क्रुक्स ने कोई राइफल चलाने की ट्रेनिंग ली थी, किससे ली थी, इसकी भी तफ्तीश चल रही है। I mean, he would sit alone at lunch. I mean, he was just an outcast, and you know how kids are nowadays. So they're going to see someone like that, and they're going to target him because they think it's funny or whatever. So it's the best way I can describe it. And it's honestly kind of sad. I don't want to say this is what provoked it, but you never know. You said he was alone? Yeah. I want to say he was a loner more because he was quiet, but like he was just bullied. Like he was bullied so much. He was just made fun of, I guess, for the way he dressed or his appearance. Like they were just saying jeans. He'd wear hunting outfits sometimes. He would always wear a mask, even after COVID. He wore a mask, like a COVID mask, like even after COVID was over. और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, एक तरफ ये जांच चल रही है तमाम पहलुओं पर, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के हौसले नहीं जरा भी डगमगाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप मिलवॉकी पहुंच गए हैं, लेकिन मिलवॉकी पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद न्यूयॉर्क पोस्ट को पहला इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या खास बात कही, हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह बता रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जिस तरीके से गोली उनके पास आई वे जिंदा नहीं बचते। उन्होंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा जब हमलावर की गोली उनके कान को चीरती हुई निकल गई। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ईश्वर का शुक्रिया कहा है। अमेरिका के मिलवॉकी शहर में सोमवार से रिपब्लिकन पार्टी का जो नेशनल कन्वेंशन है वो शुरू हो रहा है, जिसमें ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर औपचारिक रूप से जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। ट्रंप ने इससे पहले न्यूयॉर्क पोस्ट को एक इंटरव्यू में अपने अनुभवों को साझा किया है, उसमें अपनी तमाम बातें कही हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वे मारे जाते और यहाँ नहीं होते। उन्होंने अस्पताल के अपने अनुभव को साझा किया कि डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने ऐसा पहली बार देखा है, पहले कभी ऐसा नहीं देखा, ये एक चमत्कार जैसा है। अपनी जान बचाने के लिए ट्रंप जो हैं उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को तो शुक्रिया कहा ही था, अब वे बार बार ईश्वर का शुक्रिया जो है वो अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि
चमत्कार है उनका इस तरह से बचना। ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि गोली चलने के बाद भी वे भाषण जारी रखना चाहते थे, लेकिन सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उन्हें हॉस्पिटल जाने की सलाह दी और मंच से उनको लेकर अस्पताल चले गए। हालांकि जाते जाते वे मुट्ठी भींचकर अपना हौसला दिखा गए, अपने समर्थकों को जो है फाइट की बात करके गए कि लड़ाई लड़नी है, और वो जो है इसे उनके एक हौसले के तौर पे लिया गया, जिस तरह से वीडियो से भी जाहिर होता है। हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से फ़ोन पर बात की और संवेदना जताई थी। ट्रंप ने बाइडेन के इस जेस्चर की सराहना की और कहा है कि ये अच्छा है, अच्छा लगा उनको। ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन को आगे बिना राजनीतिक कड़वाहट के चाहते हैं। ट्रंप पर हमले को एफबीआई जो है वो घरेलू आतंकवादी हिंसा के रूप में जांच रही है। नज़र रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन पर है कि क्या यहाँ हमले को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है या फिर इसे एक घोर हिंसा की वारदात के तौर पर लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों आगे बढ़ते हैं। देश को कि अपने संबोधन में राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि राजनीति के मैदान को हिंसा का मैदान बनाना ठीक नहीं और मतभेद जो है वो बैलेट बॉक्स के जरिए सुलझाए जाते हैं, बुलेट के जरिए नहीं। तो अब नज़र जो है इस बात पर है कि राजनीतिक कड़वाहट क्या कम होती है या फिर जो रिपब्लिकन पार्टी इस हमले को मुद्दा बनाकर राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हैं। तो आगे आने वाले समय में इस बात की जानकारी सामने आएगी कि आखिरकार अब से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का जो कैंपेन है वो कैसे आगे बढ़ता है। तो मिलवॉकी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पहुंचे हुए हैं, मिलवॉकी में वो शहर है जहां पर रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन होने जा रहा है। डेलीगेट्स वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि पहले जब हमला हुआ तो ट्रंप के प्लान को चेंज किया गया कि वो 2 दिन बाद वहां पहुंचेंगे, लेकिन ट्रंप ने ऐसा करने के बजाय वो कल देर रात को हिंदुस्तान के समय मुताबिक आज सुबह वो मिलवॉकी पहुंच गए। वो की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इस वक्त इस कन्वेंशन में क्या होगा, मेरे साथ बात करने के लिए ट्रंप के समर्थक आनंद आहूजा अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद जी, शुक्रिया बात करने के लिए। अब पहला सवाल तो यही कि डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले को लेकर कई तरह की अब साजिशों की बात भी सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि हमले के पीछे कोई गहरी साजिश थी और उसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, ये कहना इस समय बहुत मुश्किल है कि साजिश थी या नहीं थी, क्योंकि अभी तो ये मैटर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तक ये नहीं पता लगा है कि इसमें ये अकेला आदमी था या इसके साथ कोई ग्रुप है या कोई फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व हैं। तो जब तक ये इन्वेस्टिगेशन ये प्रूव नहीं करती है कि कोई फॉरेन पावर इन्वॉल्व है या कोई ग्रुप है या ये सिर्फ अकेला ही एक खराब दिमाग जिसका हो जाता है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या था उस वक्त, उसकी दिमागी हालत क्या थी, तो जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है उससे पहले कुछ भी कहना जो है वो एक अननेसेसरी अफवाह को बढ़ावा देने वाली बात बन जाती है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी या किसी ने ऑर्गेनाइज्ड लेवल के ऊपर जो है ये काम किया है। जी, आपकी सेंसिटिविटी को मैं समझ सकता हूँ आहूजा साहब, और बिल्कुल ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा ना हो जाए एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन किसी भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा कैसी होती है और क्या उस सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी रह गई थी? कल की घटना आपको ये दिखाती है, इशारा करती है? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, पूर्व राष्ट्रपति जो भी होते हैं उनको वही ही सुरक्षा का लेवल दिया जाता है जो कि एक करंट राष्ट्रपति को दिया जाता है। सुरक्षा के कई लेयर होते हैं, जैसे इंडिया में भी क्या है कि कमांडो फोर्सेस होती हैं, सीक्रेट सर्विस होती है, एफबीआई होती है, तो कई लेयर्स होते हैं। ये सिर्फ एक लेयर नहीं होता है, इसमें कई लेयर्स होते हैं। इमीडिएट उसके एक सर्कल सिक्योरिटी फोर्सेस का रहता है, उसके बाद आउटर सर्कल कई होते हैं। तो प्रैक्टिकली इस किस्म के हादसे को अंजाम देना एक तरह से नामुमकिन होता है। कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाए, जैसे इस केस में गलती हो गई, जैसे जॉन एफ कैनेडी के केस में गलती हो गई कि पास की बिल्डिंग के ऊपर नज़रअंदाजी की गई कि पास की बिल्डिंग है, उस पर कोई चढ़ के आ सकता है। इसमें इस कल जो हादसा शनिवार को हुआ है, इसमें 2 किस्म की गलतियां हुई हैं। पहली चीज़ तो
ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले ही सीक्रेट सर्विस को चाहिए था कि वो देखते कि आसपास की बिल्डिंग है उस पर कोई आ सकता है या नहीं आ सकता है। दूसरा, जब लोगों ने पॉइंट आउट किया कि साथ वाली बिल्डिंग के ऊपर कोई आदमी है और उसके हाथ में गन है, तो उस वक्त उनको इमीडिएटली कोई एक्शन लेना चाहिए था, जो उन्होंने उस वक्त इग्नोर कर दिया। और क्यों इग्नोर किया, इस बात पर कोई भी कमेंट देना इस वक्त जो है वो प्रीमेच्योर है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसको क्यों इग्नोर किया गया। जी, ये बताइए आनंद साहब कि इस हमले के बाद क्या अब ये माना जाए कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति पद के लिए जो दौड़ चल रही है ट्रंप वर्सेस बाइडेन की, उसमें ट्रंप का दावा और मजबूत हो गया है, काफ़ी हमदर्दी, काफ़ी सिंपैथी मिलेगी उनको आने वाले वक्त में? ये भी कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो, जैसे हमारे एक कहावत है कि देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। दिल्ली अभी बहुत दूर है। इलेक्शन से एक दिन पहले क्या होता है उसका कोई कह नहीं सकते हैं। कई इश्यूज होते हैं इलेक्शन के अंदर, खासकर अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। सिर्फ ये एक हादसा ही डिसाइड करने वाला नहीं है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। इकोनॉमी जो है उस वक्त क्या होगी, इंटरनेशनली उस वक्त वार क्या होगी, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी जो है यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर, खुदा ना खास्ता कोई जैसे इसराइल और हमास का हो गया है, ऐसा ही किसी नेटो कंट्री का रशिया के साथ हो जाता है, यूएसए एक वार में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये कई फैक्टर्स होते हैं। आज की तारीख में ये कह देना कि इलेक्शन वाले दिन बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे या ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे, सिर्फ इस हादसे के बेस पे ये कहना बहुत मुश्किल है। जी, अभी इस दौरान में क्या क्या इवेंट्स होती हैं, एक आपको चीज जहन में रखनी चाहिए कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने कोई वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट ऐसा वो डिक्लेयर कर देता है जो 100% टोटली अबॉर्शन के अगेंस्ट है, इस वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर ह्यूमन राइट्स जो हैं, अबॉर्शन राइट्स जो हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। उसमें अगर उन्होंने कोई ऐसा कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा कर दिया कि जो बिल्कुल ही अबॉर्शन के अगेंस्ट है, जी, तो विमेन वोट सारे जो हैं वो फिर बाइडन को के पास चले जाएंगे। दो वजह से, एक तो बाइडन जो है वो प्रो अबॉर्शन है, विमेन प्रो विमेन राइट, सॉरी एंटी अबॉर्शन है और प्रो विमेन राइट्स हैं। दूसरी चीज, कमला हैरिस एक विमेन है, और बाइडन अगर टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनते हैं तो नेक्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की टेक ओवर करने वाली एज प्रेसिडेंट जो है वो एक विमेन प्रेसिडेंट होंगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप सिर्फ एक हादसे के बेस पे ये एनालिसिस या ये इस मुद्दे पे नहीं पहुंच सकते हैं कि कल को डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जी, बन जाएंगे क्योंकि ये हादसा हो गया है। जी। शुक्रिया डॉक्टर आनंद आहूजा, आपने हमसे जुड़े। आप ने जिस तरीके से पूरी घटना का विश्लेषण किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ अमेरिका से एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ललित कुमार झा हैं, जो कि पीटीआई के संवाददाता हैं, मेरे साथ लाइव हैं। ललित, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बहुत बड़ी घटना घटी और ये सोचा भी नहीं गया होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव आपको किस ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है, कितनी मजबूत दावेदारी डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स की हो गई है? अभी इस घटना के बाद इट्स लीनिंग टुवर्ड्स रिपब्लिकन, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ मूव कर रही है पूरी कश्मीर। अगर आज चुनाव हो तो डोनाल्ड ट्रंप काफी बहुमत से यहाँ जीत हासिल करेंगे। जी, और बाइडेन की जो उम्र है, उनकी दावेदारी को लेकर तरह तरह की बातें की गई, उसको भी बड़ी बाधा माना जा रहा है डेमोक्रेट्स के लिए। बाइडेन का बुजुर्ग होना, उनका जो पहला डिबेट हुआ उसमें जिस तरह से वो चीज़ों को, जो वीडियो सामने आए, क्या ये बहस चल रही है? ऐसी कोई संभावना दिखती है कि बाइडेन इस दौड़ में हट जाएं और कमला हैरिस आगे आ जाएं या कोई और आगे आ जाए? उस डिबेट के बाद एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक मुहिम चली थी कि बाइडेन की जगह किसी और को लाया जाए,
जो ट्रम्प के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, उस घटना के बाद उस मुहिम को धक्का लगा है। उनके विरोधियों की आवाज़ कम हुई है और प्रेसिडेंट बाइडेन की जो स्थिति है डेमोक्रेटिक पार्टी में और मजबूत हुई है। जहाँ तक उम्र, एज और हेल्थ की बात है, अभी 1 महीना और बचा हुआ है डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कन्वेंशन होने वाली शिकागो में अगले महीने, उस समय तक देखना होगा कि क्या डेवलपमेंट होती है। अच्छा, But as of एक now, थोड़ा it looks like, जी जी कंप्लीट करिए, आप कुछ as कह of now, रहे हैं। it looks like कि राष्ट्रपति बाइडेन की भी पोजीशन पार्टी के अंदर सुदृढ़ हुई है इस घटना के बाद। अब उनके विरोधी उनको जो रिप्लेस करने की बात कर रहे थे, वो कमजोर पड़ गए हैं। जी, अमेरिका में जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भारत का रवैया आपको कैसा दिखाई देता है? क्योंकि जब अटैक हुआ तभी प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस जताया, उनके हालचाल पूछे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से। अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो क्या भारत की रणनीति में इंडो यूएस रिलेशनशिप को लेकर किसी तरह के बदलाव की संभावना आपको दिखाई देती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसमें कोई चेंजेस होगी। ये एक बायपार्टीशन रिलेशनशिप है। दोनों पार्टियां यहाँ पे, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, एक ने भारत के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हर एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया और नेक्स्ट स्टेप तक लेके गए हैं। जब राष्ट्रपति ओबामा छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने मेजर डिफेंस पार्टनरशिप भारत के साथ किया था। जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो आपने देखा ह्यूस्टन में और अहमदाबाद में बड़ी रैली हुई। उन्होंने इंडो पैसिफिक नाम क्वाइन किया। उसके बाद जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए तो उन्होंने क्वाड स्टार्ट किया। तो हर प्रेसिडेंट एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे, की संभावना ज़्यादा है अब, तो वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत ही अच्छी मित्रता है और वो उसको आगे लेके जाएंगे। जी, एक लास्ट क्वेश्चन, कौन वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकता है रिपब्लिकन का? क्योंकि वहां पर आप मौजूद हैं, आज डिसाइड हो जाएगा मेरे ख्याल से अगले 2 दिनों में। जी नहीं, ये सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं कि कौन होंगे उपराष्ट्रपति उनके टिकट पे। कोई महिला, कोई लेडी के चांसेस हैं? ये तो नाम वही खुद ही बता सकते हैं। कई नाम सर्कुलेशंस में हैं अभी, लेकिन आपको पता है कि उपराष्ट्रपति की कौन कैंडिडेट बनेंगे, ये सिर्फ वही जानते हैं और कोई नहीं जानता। जी ललित, शुक्रिया बात करने के लिए, वक्त निकाले। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और अब बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई एक बार फिर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के निशाने पर आ गई है। पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मन बना लिया है। पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई पर देश विरोधी घटनाओं में शामिल होने के आधार पर यह ऐलान किया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने आज ये ऐलान किया। उनके मुताबिक पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसियों का मानना है कि पाबंदी को सही ठहराने के लिए उनके पास काफ़ी सबूत है, यानी इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की पूरी तैयारी है। दरअसल अप्रैल 2022 में इमरान खान के पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विश्वास मत हारने के बाद से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ी हैं। उन्होंने अपनी सरकार गिराने के पीछे एक गोपनीय केबल के हवाले से अमेरिका के हाथ का शक भी जताया था। इसे पाकिस्तान में सिफर केस भी कहते हैं। यही नहीं, जिस सेना के सहयोग से इमरान खान देश के प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए थे, वही सेना अब उनके खिलाफ भी हो गई है। इमरान के सत्ता से हटने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने और इसके बाद इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए बुरे दिन शुरू हो गए। पिछले साल 9 मई को भ्रष्टाचार के एक केस में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में उनकी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। इस दौरान भारी हिंसा और आगजनी हुई थी। आपको याद होगा, तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई थी आपको। पीटीआई समर्थकों पर सेना के कई ठिकानों और सेना के अधिकारियों के घरों पर तोड़फोड़ और आगजनी करने के भी आरोप लगे थे। तब से ही पीटीआई पाकिस्तानी सेना के भी निशाने पर है। हालांकि पाकिस्तानी सेना इस बात से इनकार करती रही कि उन दंगों में पीटीआई की भूमिका ही है जो उसके लिए अभी तक आफत बनी हुई है। इस बीच इस साल फरवरी में पाकिस्तान में आम चुनाव भी हुए,
जिसमें पीएमएल, नवाज और पीपीपी ने मिलकर सरकार बना ली। शहबाज शरीफ फिर से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन चुनावों से पहले ही इमरान खान की पार्टी पीटीआई का बैट का सिंबल, बल्ला, क्रिकेट बल्ला जो होता है, वो सिंबल छीन लिया गया। इसके लिए आधार ये बनाया गया कि पीटीआई ने आंतरिक चुनाव अपनी पार्टी में नहीं कराए हैं। इसके बाद पीटीआई के उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर नेशनल असेंबली के चुनाव में उतरे। पीटीआई के 99 उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर जीतकर संसद में लौट भी आए, लेकिन एक पार्टी न होने के नाते उन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं मिल पाया। उधर पीटीआई के नेता इमरान खान लगातार जेल में ही बंद हैं। उनके खिलाफ एक के बाद एक कई केस दायर कर दिए गए हैं। एक मामले में उन्हें जमानत मिलती है तो दूसरे में दूसरे में आरोप लगाकर गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। कई आरोपों से घिरे इमरान खान इन दिनों रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ दायर मामलों में तोशाखाना मामला, इद्दत यानी अवैध निकाह का मामला, सिफर केस, डिप्लोमेटिक केबल का मामला, विदेश से गलत तरीके से चंदा लेने के मामले प्रमुख हैं। इन चारों मामलों में या तो सजा निलंबित हो गई है या जमानत मिल गई है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान सरकार के निशाने पर बने हुए हैं। उनकी पार्टी पर पाबंदी की प्रक्रिया शुरू करने का पाकिस्तान सरकार का ऐलान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली की रिजर्व सीट के केस में उनकी पार्टी को राहत दी और एक राजनीतिक दल के तौर पर पीटीआई पर मुहर भी लगाई। पाकिस्तान सरकार इस फैसले की समीक्षा के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रही है। इस बीच पीटीआई ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पाकिस्तान सरकार देश की बुनियाद को हिलाने से बाज आए। पीटीआई ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को भी निशाना बनाया और शहबाज शरीफ सरकार को उनकी कठपुतली सरकार बता दिया। पीटीआई ने कहा कि जनरल असीम मुनीर ध्यान दें और पाकिस्तान के संविधान के साथ खिलवाड़ कर उसकी जड़ों को हिलाने से वो बाज आए, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे लोकप्रिय पार्टी पर पाबंदी पाकिस्तान को गृह युद्ध की ओर धकेलने वाली साबित होगी। पाकिस्तान सरकार का ताज़ा फैसला वहां की सियासत में क्या गुल खिलाएगा, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार इम्तियाज़ आलम साहब। शुक्रिया आलम साहब वक्त निकालने के लिए। आप पहला सवाल तो यही है आपसे कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर पाबंदी के पाकिस्तान सरकार के इस हुक्म को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है हुकूमत बहुत डेस्परेट हो गई है, बौखला गई है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया जिसमें 70 के करीब मखसूस यानी रिजर्व सीट्स जो है औरतों की और माइनॉरिटीज की, वो पीटीआई को देने का जो फैसला हुआ है उससे हुकूमत हिल गई है। अभी इसके अलावा दूसरे केसेस पड़े हैं जो नतायज गलत ऐलान किए गए हैं। पीटीआई के बहुत से लोगों ने इलेक्शन कंप्लेंट्स जमा करवाई हुई हैं और उसमें से 20-22 को उम्मीद है कि वो उनका केस मजबूत है और उनका नतीजा गलत निकाला गया। अगर ये भी हो गया तो फिर तो नवाज लीग की हुकूमत अपनी असेंबली में इत्तेहादियों के बावजूद भी हमायत हो सकती है। तो लिहाजा हुकूमत लगता ही है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है और ये जो इन्होंने फैसला किया है पार्टी को बैन करने का, वो पीटीआई जैसी पार्टी को बैन नहीं कर सकती। उसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है ये पार्लिमानी पार्टी थी, ये पार्लिमानी पार्टी है। तो ये जो हुकूमत की कोशिशें हैं ये अगर काबीना में ले जाकर इन्होंने फैसला किया और रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट का, तो मेरा ख्याल है वो सुप्रीम कोर्ट में वो रेफरेंस नहीं चलेगा। दूसरी बात, इन्होंने ये फैसला किया है कि इमरान खान और आरिफ अलवी जो साबिक सदर हैं और जो साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी है, उन्होंने जो असेंबली को तोड़ने का ऐलान किया था उसके हवाले से आर्टिकल 6 के तहत जो कि फौजी बगावतों के हवाले से आइन में डाला गया था, वो इस्तेमाल करके गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे। अब वो गद्दारी का मुकदमा नहीं बन सकता, उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला खत्म कर दिया था और अदम एतमाद का वोट हो गया, तो ट्रांजैक्शन क्लोज हो चुकी है। तो हुकूमत ऐसी गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रही है। जो इमरान खान पे केस बनाए थे वो अदालत में नहीं ठहर सके, जैसे इद्दत का केस था, बहुत ही बेहुदा केस था, वो भी खारिज हो गया। इसी तरीके से ये जो साइफर का केस था, ये जो अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो हवाले से जो बात थी, पाकिस्तानी एम्बेसडर ने जो भेजा था खत, उसे साइफर कहते हैं, वो केस भी खत्म हो गया इमरान
खान के खिलाफ। तो ये जिस तरह के केसेस बनाए गए, जिस भोले तरीके से बनाए गए, तो वो अदालतों में नहीं ठहर सके। अब अदालतें जो है वो दुम के बल खड़ी हैं और वो अपनी आज़ादी और इंडिपेंडेंस असर्ट कर रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि अदलिया से अब आप अपनी पसंद के फैसले ले सकते हैं। अब अदलिया बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है जो आइन से मावरा चीजें हो रही। तो लिहाजा मुझे लगता ही है कि हुकूमत को बड़ी इसमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इसका उल्टा फायदा होगा इमरान खान को और पीटीआई को। जी इम्तियाज साहब, पाकिस्तान के संविधान, वहाँ का जो आईन है, उसके मुताबिक किसी भी दल पर पाबंदी लगाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या होता है? क्या पीटीआई पर पाबंदी लगाना आसान होगा हुकूमत के लिए? काबीना शवाहिद इकट्ठी करती है कि कोई पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है और उसके साथ शवाहिद लगाती है और वो सुप्रीम कोर्ट को एक भिजवाती है रेफरेंस, जिस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है। अब अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट, अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से संजीदगी से लेगी इस रेफरेंस को और उठाकर फेंक देगी बाहर। ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। जी शुक्रिया इम्तियाज साहब बात करने के लिए। तो इमरान खान की पार्टी की पॉपुलैरिटी, पीटीआई को देखते हुए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी भले ही मुसीबत दिखाई दे रही है उनके सर पर, लेकिन आने वाले वक्त में उनको इसका फायदा मिल सकता है। अडानी हिंडनबर्ग स्टॉक मार्केट क्रैश विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला आज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने या कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने से इनकार करने के 3 जनवरी के अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे रिकॉर्ड में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। क्या हुआ कोर्ट में, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष भार्गव। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल इस पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि वो अपने उस फैसले पर फिर से विचार करें जिसमें कोर्ट की निगरानी में इस मामले की एसआईटी या सीबीआई से जांच कराने की मांग खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका थी, चैम्बर में 3 जजों की बेंच ने इस पर विचार किया, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे और चैम्बर में विचार करने के बाद उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई त्रुटि नहीं मिली है जिसके आधार पर इस मामले में फिर से एक बार पुनर्विचार किया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये मामला किसी भी सूरत में पुनर्विचार का नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है। तो एक बड़ी यहाँ पर अडानी समूह की एक बार फिर जीत हुई है, क्योंकि 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए जो एक्सपर्ट पैनल जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था उसकी रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगा दी थी, जिसमें क्लीन चिट दी गई थी अडानी समूह को। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये भी कहा था कि इस मामले की आगे जांच की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ एक अखबार की रिपोर्ट या किसी तीसरे पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर सेबी जैसी संस्था पर शक नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि इस मामले में जो मार्केट क्रैश हुई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उसकी सेबी आगे जांच कर सकती है और ऐसे में जांच के बाद जो भी कार्रवाई हो उस पर कानून के मुताबिक आके कदम उठा सकती है। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, उस पर अनामिका जायसवाल जो इस मामले में एक पिटिशनर थी, उन्होंने रिव्यू पिटिशन यानी पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी फरवरी के महीने में और 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इसे लिस्ट किया था। और अब जो आदेश आया है, आदेश अब अपलोड हुआ, उसमें सिरे से इस याचिका को पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को दोबारा से नहीं खोलना चाहता और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई भी गलती रिकॉर्ड पर ऐसी नहीं दी गई है जिसके आधार पर पुनर्विचार याचिका पर फिर विचार किया जाए और इस केस पे एक बार फिर से विचार किया जाए। तो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं को कोई राहत इस मामले में नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर विचार नहीं करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव। तो याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। तो आज खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।